जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। पिछली बार हमने यूपी जीके के लिए बुंदेलखंड का पहला पार्ट देखा था। उसमें आपका यहाँ पे झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट और दो तीन ज़िलों को और कवर किया था। तो हमारे बुंदेलखंड में आज तीन ज़िले और हैं जिनमें जो भी हमें ऐतिहासिक या फिर कोई भी महत्वपूर्ण जगह, स्थान कुछ भी दिखता है तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज हमारा एक महोबा जिला है, एक अपना जालौन है और एक अपना बांदा है। ये तीन महत्वपूर्ण ज़िले हैं जिन्हें हमें कवर करना है। अभी भी बहुत सारे जो संस्थाएं हैं या मान लीजिए जो भी मिनरल्स हैं, इन्हें हम जब यूपी को एक साथ जब देखेंगे तो उसमें ये ज़िले फिर से उसमें कवर हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोड ना करते हुए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको एक बार पता होनी चाहिए, या फिर वो चीज़ें जो जल्दी आपको नहीं पता होती हैं या हम नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। और फिर से जब भी हम यूपी का कंप्लीट मैप बार बार देखेंगे तो उसमें ये ज़िले या कुछ और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट होता रहेगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं महोबा के साथ। देखिए, महोबा के बारे में बात ये है कि चंडेल वंश के जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं की ये एक महत्वपूर्ण राजधानी थी। इसके पहले आप देखेंगे खजुराहो राजधानी हुआ करती थी, बाद में इसे महोबा में शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें कि महोबा का नाम कहाँ से आया है, तो ये महोबा का नाम आया है महोत्सव नगर से। महोबा से पहले इसका नाम महोत्सव नगर हुआ करता था। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान देते रहिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको मैच द कॉलम या फिर किसी स्टेटमेंट में इस तरह से देखने को मिल जाए। तो महोबा का नाम जो है वो पहले महोत्सव नगर हुआ करता था। ठीक है, महोत्सव नगर मतलब कि सिटी ऑफ ग्रेट फेस्टिवल्स, महान त्योहारों का शहर। उससे आ गया महोत्सव नगर, महाधन उत्सव, गुण संधि जो आप पढ़ते हैं ना, महोत्सव। अच्छा, इसमें तीन और आपको महत्वपूर्ण जगह देखने को मिलता है, कैकईपुर, पाटनपुर और रतनपुर। इनमें से कोई भी नाम आपको कभी देखने को मिले और जिले का नाम पूछ दे कि ये कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पे स्थित हैं, तो आप यहाँ से देख के महोबा को टिक कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है, गोखाड़ पहाड़ी। जैसे हर बार की तरह वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग उसका बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न ये है कि गोखार पहाड़ी जो है महोबा में, ये गोखार पहाड़ी के बारे में आपको दो तीन बातें लिखनी है। क्या गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ यहाँ कुछ फैक्ट है, या गोखार पहाड़ी किस लिए जाना जाता है? जो भी दो तीन इंपॉर्टेंट लाइन है आप जरूर लिखिएगा। हर बार की तरह कुछ कमेंट्स को पिन कर दिया जाएगा। तो देखिए, गोखार पहाड़ी पे पवित्र भगवान राम जी का कुंड, राम कुंड है, और माता सीता रसोईया गुफा भी है। क्योंकि आपको पता है कि 14 साल का वनवास जब था भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री लक्ष्मण के लिए और माता सीता के लिए, तो उन लोगों ने यहाँ चित्रकूट और इन सब जगह पे काफ़ी समय, लंबा समय बिताया था। तो इसलिए इसी गोखार पहाड़ी पे आपको रामकुंड और सीता रसोई की गुफा, दो ये गुफा देखने को मिलता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए पहाड़ी के नाम के साथ, तो गोखार हिल्स या गोखार पहाड़ी कहाँ पर है, तो महोबा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट से आप देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए, वैसे तो यहाँ पर के सरोवर, तालाब इस तरीके से बनवाए गए हैं जो भी चंडेल वंश के राजा हुआ करते थे। उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो आपको एक बार पता होनी चाहिए, उसमें ये तीन है। एक आपका राहिला सागर है। ठीक है, राहिला सागर, ये राहिला देव एक चंडेल वंश के राजा थे, उनके नाम पे रखा गया है। इनका कार्यकाल आप देखेंगे तो लगभग 885 ईस्वी से 905 है। कहीं कहीं 890 से आपको 910 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट एक आइडिया ऐसे रखिए कि 9वीं से 10वीं सदी, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। 9वीं से 10वीं सदी, राहिला सागर ये बना था तालाब। ये कहाँ पे? राहिल देव ने बनवाया था, महोबा की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कीरत सागर दूसरा है। कीरत सागर को कीर्तिवर्मन, राजा कीर्तिवर्मन हुआ करते थे 11वीं सदी में। ठीक है, 1060 ईस्वी से 1100 ईस्वी, 1100 ईस्वी तक, मतलब 11वीं सदी के अंतिम से लेके 12वीं सदी के शुरुआत तक आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कीरत सागर एक झील था, और एक आप देखेंगे उसके बाद में मदन सागर झील। तो मदन सागर आपको देखने को मिलेगा 13वीं सदी में। ठीक है, अब ये 1165, 1128, जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये आपका इल्तुतमिश वाला, ये जो 1200, ये 1165 वाला ये जो समय है, ये सब, ठीक है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के भी पहले, ये सब जो आप हमेशा मध्यकालीन इतिहास की लड़ाइयों के बारे में देखते हैं, उन सब का ये समय है। तो ये राहिला सागर, मदन सागर और कीरत सागर, ये तीन ऐसे झील हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप गूगल करके इसके बारे में देख भी लेंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छा लगेगा।
तो ये कहाँ पे है? महोबा में, ये भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपका महोबा से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको एक बार देख लेना चाहिए। और भी महोबा में जब हम मिनरल्स वगैरह पढ़ेंगे या फिर मान लीजिए अगर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो एक साथ हमें पता चल जाएगा जब यूपी का मैप देखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आपका जालौन में। अच्छा, महोबा को लेके दो बातें और हैं जालौन जाने से पहले। देखिए यहाँ पे महोबा में क्या है कि ऐसे तो हमें पता है कि ये बेतवा नदी आती है, ठीक है। जब हमने पिछला भी बुंदेलखंड का वीडियो देखा था तो उसमें भी बेतवा नदी के बारे में देखा था कि बेतवा नदी कहाँ कहाँ से आती है। उस वीडियो को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। जब बेतवा नदी हमारी आती है तो यहाँ पर एक और नदी आती है आपकी, वो है धसान नदी। ये देखिए धसान नदी है। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए गोखार पहाड़ी के बारे में कुछ एक दो तीन वाक्य लिखने हैं, एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि यहाँ पर ये बेतवा नदी और धसान नदी कहाँ मिलती है जाके। धसान नदी हमें पता है कि ये महोबा से ऐसे वो गुजरती है, लेकिन आपको ये बताना है कि बेतवा और धसान नदी कहाँ पे जाके मिलती है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको और एक देखने को मिलेगा चरखारी, ठीक है। यहाँ ये बुंदेलखंड के आपके महोबा में चरखारी देखने को मिलेगा। चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। चरखारी आप कभी सर्च करेंगे तो आपको एक बड़ा सा तालाब और कुछ किले का आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। एक बार ज़रूर देखिएगा, इसके बारे में ज़रूर देखिएगा, आप नेट पे सर्च करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा एक दृश्य देखने को मिलेगा। तो चरखारी जो है वो बुंदेलखंड का कश्मीर कहलाता है। हमारे जानने के लिए ये है बात कि चरखारी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका 1765 में, अब 1765 आपको याद आ गया होगा, इलाहाबाद की संधि भी साइन की गई थी बक्सर के युद्ध के बाद में। तो विजय बहादुर जी थे, विजय बहादुर जी थे, उन्होंने चरखारी राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये 1765 ईस्वी में हुआ था। तो चरखारी के बारे में आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये कुछ हमने महोबा से चीज़ें जुड़ी हुई कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं जालौन पे। अब देखिए एक आपका प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में, आपको एक तरफ जिलों का नाम देगा और कुछ जिले ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर का नाम देगा। उन जिलों के, उन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछेगा जिनके नाम हेडक्वार्टर से थोड़े अलग दिखते हैं। जैसे जैसे आपका जालौन जिला है, जालौन जिले का हेडक्वार्टर देखिए उरई है, ठीक है। अब उरई अगर आपसे सीधे पूछ दे कि कौन से शहर के, कौन से जिले की हेडक्वार्टर, कौन से जिले का हेडक्वार्टर उरई है, तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, हम क्लूलेस हो जाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो नाम नहीं मिलता जुलता है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि अच्छा चलो जालौन है, जालौन जिले का ही हेडक्वार्टर आपका उरई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लेने से एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा उसको रिमेंबर कर लेने से, याद कर लेने से एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि ये आर ओ या पीसीएस में ये आया हुआ इस तरह का प्रश्न, मैच द कॉलम में आपसे 4 जिले का नाम दे देगा और 4 हेडक्वार्टर का नाम दे देगा और बोलेगा कि आप मैच कराइए, या फिर पूछ देगा कि कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी एक बार हम अलग से उन जिलों को देख लेंगे जिनके हेडक्वार्टर उससे मैच नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपका बहुत फेमस एक ऐतिहासिक स्थल है, वो है आपका 84 गुंबद। देखिए ये थोड़ा सा उसको बनाने की कोशिश की गई है आपके सामने। ये 84 गुंबद बनाया गया है, मतलब ऐसे 84 ऐसे आपके पिलर हैं और ऐसे गुंबद ऐसे इस तरह से बने हुए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा इसके बारे में कि ये बहुत रहस्यमयी है, इसके गुंबद को आप गिन नहीं सकते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपका है कि 84 गुंबद एक स्थल है। अब ये 84 गुंबद जो स्थल है ये किसी आपके लोधी वंश के कोई राजा हैं, लोधी वंश के जो सुल्तान हैं उनकी ये कब्रगाह है, ठीक है, टुम्ब है उनका, मकबरा है, समझ जाइए। कब्रगाह नहीं बोलेंगे, मकबरा बोलेंगे इसको, इसको चेंज कर लेते हैं। ये उनका मकबरा जैसा कुछ है ये, ठीक है। अब देखिए इसी जालौन ज़िले में, अच्छा जालौन ज़िले में एक बात और याद रखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, उसका नाम है कालपी, ठीक है। कालपी शहर दो लोगों की वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, एक आपके वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, वो इसी कालपी शहर में उनका जन्म स्थान है। तो यहीं पे आपको वेद व्यास मंदिर भी देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम कालपी शहर की बात करें तो वो यमुना नदी जब आपकी ऐसे बहते हुए कानपुर की तरफ आती है तो उसके दाहिने तट पे आपका कालपी शहर बसा हुआ है। तो ये अगर पूछ दे कि कालपी इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ यमुना, यानी कालपी शहर यमुना नदी के दाहिने तट पे स्थित है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। कालपी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, आप एक बार इसको भी गूगल करके सर्च जरूर देखिएगा। चारखारी को भी आप गूगल सर्च करिएगा और इसको भी गूगल सर्च करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे स्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो महर्षि वेद व्यास जी का जन्म स्थल है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा,
दूसरा देखिए, बीरबल का भी यहीं पे जन्म स्थल है कालपी में, ठीक है। बीरबल के बारे में हमेशा इस तरह से भी प्रश्न आया हुआ है कि इनका जन्म से नाम क्या था, तो इनका जन्म से नाम था महेश दास, ठीक है। महेश दास इनका जन्म से नाम था। इनकी भी जन्मस्थली कालपी है। और एक महर्षि वेदव्यास जी का भी जन्मस्थल कालपी है। यमुना नदी के दाहिने तट पर यह बसा हुआ शहर है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इतना ये बेसिक जानने के बाद अब हम चलते हैं बांदा की तरफ। अब देखिए, बांदा के बारे में थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक चीज़ें ज़्यादा जानने को मिलेंगी। इसको भी शॉर्ट में ही हम देखते हैं, क्योंकि अगर इतिहास में हम जाना शुरू करेंगे तो वो भी काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। जब यूपी पीसीएस का मेंस होगा, जब आपसे कभी किसी टॉपिक पर डिटेल लिखने को पूछ सकता है, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो उसे हम बाद में फिर कभी डील करेंगे, जब हम मेंस के स्तर पे, मेंस के लेवल पे चीज़ों को देखेंगे, डील करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है यूपी पीसीएस, आरओ यारो और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर इस तरह के क्वेश्चन यूपी से जुड़े हुए आते हैं तो वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, और यूपी का एक बेसिक मैप आपके दिमाग में, इंफॉर्मेशन इस तरीके से बना होना चाहिए कि जब हम वहाँ से उठ के मेंस के लेवल पे जाएं तो हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हों, अचानक से ऐसे ऊपर से थोपी हुई ना लगें। अब देखिए, इतिहास को अगर हम समझते हैं बांदा के, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही मशहूर किला देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। वो है कालिंजर का किला। कालिंजर का किला हम बेसिकली किस बारे में जानते हैं, क्योंकि जो शेर शाह सूरी थे वो वहाँ पर युद्ध लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। तो छोटी सी स्टोरी है, वो बेसिक सी स्टोरी इतनी है कि कालिंजर का किला को गिराना या उनके राजा को हराना लगभग नामुमकिन जैसा रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बड़े बड़े दिल्ली के सुल्तानों ने इसकी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सफलता नहीं मिली। शेर शाह सूरी ने 6 महीने तक यहाँ पर युद्ध लड़ने की कोशिश की। अंत में जब वो किले को नहीं भेद पाए तो उन्होंने किले के ही पास में एक बहुत बड़ी मीनार टावर बनाई। उस टावर में उन्होंने रॉकेट वगैरह ऐसे बहुत सारे आपके बारूद रख दिए, और वहाँ से उन्होंने इस किले को भेदने की कोशिश की, क्योंकि इतना ऊंचा वो टावर माना जाता था कि जहाँ से उस किले के अंदर के प्रांगण को देखा जा सकता था, भले ही उतना अच्छे से नहीं लेकिन देखा जा सकता था। वहीं से जो उन्होंने कुछ रॉकेट दागे किले की दीवारों पे, उसमें से कुछ रॉकेट ने तो किले की दीवारों को थोड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ इतने मजबूत चट्टानों से बने हुए वो किले हैं कि वहाँ से वो रॉकेट लड़के दोबारा किले के उस टावर की तरफ आए, और उसी टावर के पास में शेरशाह सूरी खड़े थे, जहाँ पे वो आग लगने से वो विस्फोट हुआ और उसमें वो घायल हो गए। बाद में कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कालिंजर का ये जो किला है, आप यहाँ पर देखिए बांदा के पास में ये कुछ पहाड़ ऐसे बनाया गया है। तो आपका ये विंध्य की पहाड़ी कुछ इस तरीके से आती है। तो देखिए, चित्रकूट में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर विंध्य पहाड़ी का कौन सा हिस्सा है। उसी तरीके से बांदा में भी, ये दक्षिणी बांदा में आपको यहाँ पे विंध्य का छोटा सा हिस्सा एक ऐसे देखने को मिलता है, और वो कालिंजर की पहाड़ी है। इसी कालिंजर के पहाड़ के ऊपर ये किला बसा हुआ है, जिसे हम कालिंजर का किला बोलते हैं, ठीक है। इतिहास में एक तो ये इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज़ ये है कि 1569 1569 में इसको अकबर ने जीता, ठीक है। अकबर ने जीत लिया और बीरबल को उपहार के रूप में उसे दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत बड़े एक महान राजा और योद्धा हुआ करते थे बुंदेलखंड के, जो थे राजा छत्रसाल जी। छत्रसाल जी के पास ये बुंदेलखंड का किला आ गया, और मतलब उन्हीं के पास अधीन था, और उसके बाद फिर बाद में अंग्रेजों के पास ये चीज़ चली आई थी। अब देखिए, यहाँ पर ये है, एक फैक्ट है ये जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि शेर शाह सूरी अटैक करने गए थे वहाँ पे, ठीक है, किले पे आक्रमण करने गए थे, तो उस समय वहाँ पे कौन से राजा हुआ करते थे? वहाँ के राजा थे उस समय राजा कीरत सिंह जी, ठीक है। कीरत सिंह वहाँ के राजा थे, और ये 1544 की घटना है। तो यानी कि 25 साल आप जोड़ लीजिए 1544 में, तो आपका 1569 आया, तो 25 सालों के बाद फिर अकबर ने इस किले को जीत लिया। तो ये आपके पास ये बेसिक हो गया इतिहास आपको बांदा के बारे में जानने का। बांदा के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ से आप देखेंगे, आपको पता है कि बेतवा नदी तो ऐसे आपकी पार होते हुए जा रही है महोबा, ठीक है। और बेतवा के बाद आप एक केन नदी के बारे में सुनते हैं। तो जो केन नदी है, यहाँ से आपका क्या होता है कि ऐसे यमुना आती हैं, और यहाँ से ऐसे आपका जा रहा है आपका केन नदी। तो बांदा में इसी एकदम बॉर्डर पे ऐसे यमुना और यहाँ से केन नदी का संगम होता है। सवाल एक ये आपको याद रखना है कि बेतवा और धासान नदी का संगम कहाँ पर है, ठीक है। बाकी हम जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जिला स्तर पे ये बता देंगे कि कौन सी नदी कहाँ जाके किसको ज्वाइन कर रही है। तो जब हम नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बुंदेलखंड फिर से आएगा।
अब इसके बाद जो हमें देखना है वो हमें देखना है आपका जो उत्तर प्रदेश का उन जिलों के बारे में देखना है जो आपको नेपाल के बॉर्डर को टच करता है। जो भी जिले हैं, आपको स्टार्टिंग में वीडियो बताए गए थे कितने जिले टच करते हैं, उन जिलों को हमें देखते हुए जाना है। वहाँ पर जो भी बाघ अभयारण्य जो भी चीज़ें होंगी उसे हम देख लेंगे। फिर हम कंबाइंड वीडियो में, एक वीडियो में जितने ये सब चीज़ें हैं, बाघ अभयारण्य, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी अलग से देखेंगे। तो चीज़ें जब रिपीट होंगी तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। तो ये आज हमारा बुंदेलखंड का दूसरा वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, उस हिस्से में जो कि नेपाल, वो उन सारे राज्यों जिलों के बारे में देखेंगे जो नेपाल को टच करते हैं या नेपाल बॉर्डर पे मौजूद हैं। अगला वीडियो उसी पे है। अब वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा बुंदेलखंड का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में उन जिलों के साथ जो कि नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।